ये दो भाई जो है इनका नाम है चोर। छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों चोर है। ये खाली मेरे को उस्काया जा रहा है ताकि मैं कोई ऐसा गलत कदम उठाऊं और मेरे पे केस लोग बनाए हुए। अमित साटम ने कभी भी आके जू गली डोंगर में विजिट नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तुम बताओ कौन सा पानी का नल, कौन सा बाथरूम, कौन सा ब्लॉक, कौन सा रोड, कौन सा काम उन्होंने किया? बताओ, एक काम बता दो। रिश्ता है और आप फ़ोन पे बहुत सी धमकियां दिलवा रहे हैं लोगों को। इस पर आपकी सफाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। आप क्या कहना क्या है? जावेद भाई, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मुँह से बोला हुआ जो होता है ना, मुँह से बोला हुआ वो सच्चा नहीं होता है। उसके लिए एविडेंस लगता है, पेपर बोलता है। मेरा पेपर है, पेपर हमेशा बोलेगा ना। ये देखो 2015 में मैंने एफआईआर लॉन्च किया था छोटा सकील के खिलाफ। छोटा सकील फ़हीम मचूद के खिलाफ मेरे को धमकी आती थी, मैंने उनको अरेस्ट करवाया और उन पर केस लिया हुआ छोटा सकील के आदमियों पे। अगर मेरा रिश्ता होता मैं उन पर एफआईआर करता। एक मेरे पास एविडेंस सबूत है। दूसरा, ये एविडेंस आप मेरे को देंगे? हाँ, मैं एविडेंस दूंगा आपको, सारे पेपर दूंगा। उनको अरेस्ट करवाया छोटा सकील के आदमी को। दूसरा, छोटा सकील और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बहुत बड़ी दुश्मनी है मेरी। ये देखो, मैंने इलेक्शन के पहले कंप्लेंट किया हूँ। मैंने कंप्लेंट बम्बई पुलिस कमिश्नर को दिया राइटिंग में, इलेक्शन के पहले छोटा सकील के आदमियों के खिलाफ। दूसरा, मेरे को जो प्रेशर आ रहा था 15 से 20 दिन तक पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं नाम नहीं लूँगा डिपार्टमेंट का, ठीक है, एजेंसी अपना काम करती है, इतना प्रेशर लाए मेरे को, इतना प्रेशर लाए। बोले बम्बई छोड़ दे, मोबाइल बंद कर दे, तेरे पे ऐसा हो जाएगा। तेरे मैं क्यों घर छोड़ूँ घर? मैंने उनके खिलाफ भी कंप्लेंट किया हूँ। क्या लगता है निसार जी, क्या कारण हो सकता है आपको धमकी देने का, आपको भाव के साथ जोड़ने का और छोटा शकील और दाऊद जी के साथ जोड़ने का? आपका क्या उनके कारण हो सकते हैं? ये तो ये दोनों भाई बताएंगे। ये दो भाई जो है इनका नाम है चोर। छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों चोर है। 2002 में इन्होंने लाया था दर्शन डेवलपर को। दर्शन डेवलपर के पूरा जू गली को बर्बाद करने वाले दो भाई। ताशकंद के सामने मस्जिद है, उसको रोड कटिंग में जाने का है, वो डेमोलेशन हो जाएगी, उसके नाम पे ब्लैक मेलिंग का सुधाकर सिटी 2.5 करोड़ रुपये लिए लोगों ने। इनका काम ये है कि लोगों के में गलतफहमी डालना और लोगों से पैसा हेटना। कंप्लेंडर है ना ये, इनका काम नहीं है, ये कंप्लेंडर है, कंप्लेंडर। आज जाके देखो जू गली के शिफ्टिंग के अंदर 3 शिफ्टिंग बनी हुई है, तीनों के भाड़े लोगों को नहीं मिलती है। मैंने लॉकडाउन में और मेरे साथियों ने लॉकडाउन में उनको घर में डाला है। ये दो भाई कहाँ थे जब भी लॉकडाउन में? मोहसिन हैदर साहब थे, उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, अल्फा जादव मैडम थी। ये जो फिरदौस भाई साथ में घूम रहा है ना, फिरदौस भाई, अल्फा मैडम उसके थ्रू रिलीफ पहुँचाती थी। जब ये भाई कहाँ थे? ये मुझे बदनाम किया जा रहा है खाली। हाँ, ये भी कहा गया है कि अगर आरिफ मोइन शेख जीतते हैं तो ये जो पतरे का कंपाउंड लगा है जहाँ पे रूम के डेमोलेशन हुए हैं, सारी की स्कीम चल रही है, वो पतरे के कंपाउंड को हटाकर लोगों को फिर से यहाँ पे बसाया जाएगा अगर वो जीतते हैं तो। कौन से लोगों बसाएंगे मुझे बताओ सिराज भाई, कौन से लोगों बसाएंगे? पूरे को तो आउटलेट पे गए खाली करके। 22 लोग को भाड़ा चालू है, 22 लोग मेरे टच पर है। सारे जो 22 लोग को भाड़ा नहीं मिला वो मेरे टच पर है, मेरे साथ है। और रही बात इस कंपाउंड की, मेरा पेमेंट है 2017 से। ये तो कोई एनसीएलटी का लेटर है, मैंने एनसीएलटी में जितनी कंप्लेंट डाला था एनसीएलटी का सब मिल किया हूँ। एनसीएलटी से मुझे लेटर मिला है, ये लो, ये भी मैं दूंगा जावेद भाई आपको, सिराज भाई। एनसीएलटी ने मेरा पेमेंट एक्सेप्ट किया है, 8.5 करोड़ का मेरा पेमेंट था, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया है। 8.5 करोड़ जगह 5 करोड़ 30 लाख एनसीएलटी मुझे देगी इस कंपाउंड के लिए। ये कंपाउंड मेरे जेब से दागीना बेच के, घर बेच के लोगों का पूरा किया हूँ मैंने। आज भी लड़कों की पगार देता हूँ मैं। ये कुछ थोड़ा सा रेंट भाड़े पे दिया हूँ क्वेश्चन, उससे लड़कों की पगार जाती है, उससे लोगों का घर चलता है, वरना ये कंपाउंड कब्जा हो जाता था। ये आरिफ का प्लान है कब्जा करना, इस प्लॉट को खाना, हजम करना। ये ज़मीन माफिया है। इनको बोले एक भी सबूत, जैसा मेरे पास सबूत है, पेपर है, सबूत लाओ मेरे खिलाफ। मेरे को दादागिरी नहीं कर रहा हूँ, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ। मैंने इतने बड़े सलन के अंदर काम किया हूँ, किसी की चाय नहीं पिया हूँ, किसी का घर नहीं खाली कराया, किसी को डराया नहीं, किसी को धमकाया नहीं हूँ। ये दो भाई क्यों नहीं है? इस बिल्डर के साथ क्यों नहीं काम करते ये लोग? अच्छे इंसान है ना, क्यों जुगली जाते नहीं ये लोग? इनको बोलो अपने घर के पास जावे, ज़्यादा नहीं, एक दिन पूरा निकाल के दिखा दोनों भाई, एक दिन। क्या लगता है आपको, आरिफ मोइन शेख और शकील जो आपका नाम ले रहे हैं, इलेक्शन को इतना दिन हो गया अभी तक आपका नाम नहीं आया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपका नाम आ रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? ये खाली मेरे को उस्काया जा रहा है ताकि मैं कोई ऐसा गलत कदम उठाऊं और मेरे पे केस लोग बनाए हुए। लेकिन मेरे को कोई गलत कदम उठाना नहीं, मैंने आज तक कानून का सहारा लिया हूँ। सर, ये कदम आपने कहा हमारे ऊपर केस बनाने के लिए प्लानिंग हो रही है, इसके पीछे इसका हाथ हो सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अभी तक आज 5 साल से नहीं लिया गया। ये आज इलेक्शन के 2 दिन पहले क्यों नाम लिया जा रहा है? इसी का तो हाथ हो सकता है। अभी थोड़े टाइम पहले एक पेम्पलेट बट रहा था, बताओ जरा पेम्पलेट कहाँ है?
थोड़े दिन पहले पेम्पलेट बटा है, इनमें इन लोगों की फ़ोटो है। ये तो चंगू मंगू दो भाई है, बड़े में छोटे में। एक बड़ा भाई और है, उसका नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत स्ट्रांग आदमी है पार्टी का, और वो तो इतना प्रेशर लाता है। एक आमदार होने के बाद मेरा नाम लेता है बार बार, हमेशा मेरा नाम लेता है। क्यों लेता है? एक आमदार को मेरे से क्या लेना देना है? अगर आमदार को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ, हमारी तीसरी पीढ़ी है इधर पे, मैं कल का नहीं आया हूँ, तो एक आमदार को मुझसे बात करना चाहिए ना अगर मेरी ज़रूरत हो। तो बार बार मेरे को टारगेट करना, इसके पीछे एक आमदार का हाथ है। ये मिले हुए लोग दोनों। अभी पेमेंट बता तो अभी था ना थोड़े पहले, कहाँ गया पेमेंट जो अभी मिला? तो क्या लगता है आपका ये कोई पर्सनल लेके ये चल रहा है या अशोक भाऊ यादव के साथ जुड़े इसलिए चल रहा है? अशोक भाऊ यादव के साथ हूँ जी। मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई धमका नहीं सकता। मेरे परिवार को हम दो है, जब तक दुनिया में अशोक भाऊ है, या तो वो या दोनों में से जब तक दुनिया में ऊपर नहीं जाएगा हम अलग नहीं होंगे। ये 19 में भी हुआ था। 19 में मेरे घर पुलिस आई, मुझे घर से उठाया गया, बोले रात को धमकाया, जबर से धमकाया बोल के मेरे को बिठा के रखा गया। और अभी वही टेक्निक यूज़ हो रही है। ये देखो, ये पेपर देखो, ये अभी किसी ने बांटा है, इसमें फ़ोटो है। अब किसकी फ़ोटो देख लो आप। इसमें तो आरिफ मोइन दिख रहे हैं और अमित साटम के साथ में, आमदार अमित साटम साहब ने गुलदस्ता देते हुए अमित साटम के साथ में, और जितने मेरे ख्याल से घूम रहे हैं सब उनके साथ में हैं। हाँ, ये क्या है? अभी आप पे जो आरोप लगाया गया है उसके लिए फिर आपका क्या कहना है? आप क्या अभी कदम उठा सकते हैं? नहीं, मैं केस करूँगा इनके खिलाफ, मैं मारने का दावा करूँगा और इनको पूरा एविडेंस दो मेरे खिलाफ। अगर तुम्हारा एविडेंस है तुम्हारे पास तो शो करे। मेरे पास एविडेंस है, मैंने डी कंपनी से दुश्मनी लिया हूँ, उनके आदमी को अरेस्ट कराया हूँ, 10 दिन पहले कंप्लीट किया, 1 महीना पहले कंप्लीट किया, वो कॉपी है, मेरा सारी कॉपी है। इस कंपाउंड को प्रोटेक्ट करने का एनओसी है मेरे पास, इंस्टेंटली नहीं दिया है। इंस्टेंटली ने मुझे रखा है इस कंपाउंड को देखभाल करने के लिए, क्योंकि मैं ये चोरों के चक्कर में प्लॉट नहीं छोड़ सकता कंपाउंड। क्या लगता है आपको कोई धोखा हो सकता है? आप सिक्योरिटी चाहते हो, पुलिस से कोई मदद चाहते हो? पुलिस से मदद चाहता हूँ, मैंने कंप्लेंट डाला और राइटिंग में लेटर दिया हूँ। मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है इन लोगों से, क्योंकि इनकी डे बाय डे हरकतें बढ़ते जा रही है। मुझे कभी कभी रात में ट्रैप लगाते हैं लोग, कभी दिन में ट्रैप लगाते हैं। मेरा मोबाइल तक ये लोग सुन रहे हैं। आज मैं किससे बात नहीं कर सकता हूँ, इतना प्रेशर है मेरे पे। और मैं कोई अदना सा कार्य करता हूँ, कोई मेरे पे केसेस नहीं है। जो लोग बदनाम करते हैं मेरे बहुत सारे केस है, कोई केसेस नहीं है मेरे पे, कोई केस नहीं मेरे पे। तो अभी आगे आपका अगला कदम क्या होगा? मैं कोर्ट जाऊँगा इनके खिलाफ कोर्ट जाऊँगा, माने दावा करूँगा। आज ही कंप्लेंट करूँगा, आज शाम तक इंशाल्लाह। इसकी कॉपी आप कंप्लेंट करने के बाद 100% दूंगा जावेद भाई, हर एक चीज़ दूंगा आपको। ये जो पीछे सलम है, ये 920 लोग का टेनेंट का एरिया है। इसको गुजारने का काम किसने किया पता है आप लोगों को? निज़ाम खतीब, जो इतनी दाढ़ी टोपी लेके स्टेज पे बैठा है, निज़ाम खतीब, उसकी जवाबदारी। लोगों को बेघर किया है 2007 से, आज लोगों की हालत ख़राब है। निज़ाम खतीब हर बार जब भी इलेक्शन आता है ना, आरिफ मोइन के साथ में होता है। क्यों? एक भाई इधर उजाड़ रहा है, एक भाई जोगल उजाड़ रहा है, एक ने वहाँ बेघर किया, एक ने यहाँ बेघर किया। ये बेघर करने वाले घर बसाएंगे। और ये 10 साल में अशोक जादव नहीं थे 10 साल में, ये 10 साल में आमदार कोई और था। ये 10 साल में उससे सवाल करना चाहिए, भाई 10 साल से तो आमदार है, डेवलपमेंट में क्या किया तूने? क्या यहाँ के लोगों को फैसिलिटी दिया? क्या शिफ्टिंग में दिया है लोगों को? आज ये घर उजाड़ने वाले और हमारे पे आरोप लगाएंगे। लॉकडाउन के अंदर एक भी आदमी नहीं था इधर पे, एक भी सिंगल आदमी नहीं था। मैं, मेरी टीम इसी जगह पे रिलीफ चलाते थे, खाना बांटते थे, खिचड़ी बांटते थे, एरिया घूमते थे। उस टाइम ना अंदर के आदमी थे और ना ये चंगू मंगू थे। निज़ाम खतीब ने खुले मन से कहा है कि इस प्रोजेक्ट को बाबा सिद्दीकी और अशोक भाऊ यादव ने बेचा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उस टाइम अशोक जादव नहीं थे। जिस टाइम वो वार्ड एग्रीमेंट हुआ, निज़ाम खतीब के दिमाग में आना चाहिए, उस टाइम बलदेव जी थे। और बलदेव जी उस टाइम शकील टेम्पू था, उसका नाम है शकील टेम्पू। उसके टायर का दुकान है पंचर का। ये जो आरिफ के भाई है, आरिफ के भाई। और आपको बताओ 99 5वें महीने में वो जेल में अंदर था। कौन से केस में अंदर था? जब पूछना उससे, तेरे पे क्या केस था भाई, तू 99 में क्यों अंदर था? आप ही खुलासा कर दो अभी कैमरे के सामने। नहीं, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी कपड़े उतारना नहीं चाहता। आप जरा पूछ लेना उससे, भाई तू अंदर कौन से केस में था। और आरिफ पे कितने केस है मालूम है क्या आपको? ये गुंडे खुद है, दूसरे को गुंडा समझते हैं। मेरी फैक्ट्री तो दुबई में नहीं है। हाँ, आरिफ मोइन शेख की फैक्ट्री दुबई में है, साउथ अफ्रीका में है, बेंगलुरु में भी इसकी एक फैमिली है। तो मेरी तो ऐसा कोई नहीं है ना बाबा, मैं तो क्लियर हूँ, मैं ज़मीन पे चलता हूँ। आज भी मेरी फैमिली परिवार यहीं रहते, मेरे बच्चे यहाँ रहते। मैंने किसी का हक नहीं खाया हूँ, किसी 1 रुपया नहीं खाया हूँ। अगर खाया हो तो मेरा कॉलर पकड़ लेगा आगे। मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस प्रोजेक्ट के लिए, लोगों के लिए। जब यहाँ पैसा बढ़ रहा था ना सिराज भाई, मैं चाहता मेरा भी घर बेच सकता था। यहाँ मैंने इतने इतने पैसे बांटा, मैं भी बेच के जा सकता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने बोला नहीं, लोगों के साथ रहना, यहीं मरना और यहीं जीना, हम यहीं है।
आज भी मेरा घर यही है, मैंने बेच के भागा नहीं हूँ, मैं एरिया नहीं छोड़ा हूँ। एरिया ये चोर लोग ने छोड़ के गए, दोनों भाई ने। और टेम्पो और ट्रक है ना, उसने छोड़े एरिया, हम लोग ने एरिया नहीं छोड़े ले। हम एरिया में जाते हैं और एरिया में रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो आपको टारगेट करते हुए डायरेक्टली कांग्रेस के जो मत है उनको फिराना चाहते अपनी तरफ? आपको डरे हुए लोग मेरे से, उनको पता है कि मेरी अंधेरी मार्केट, बरदावड़ी, डोंगर, जू गली, इधर में मेरी पकड़ है, लोगों से मेरे संबंध अच्छे। इनको बोलो एक सभा ले ले, मैं एक सभा लेता हूँ, एक सभा इनको लेने बोलो। ये पैसा बांट रहे 300 रुपया, बुरके वाले को 1000 रुपया। हाँ, वो भी मेरे पास प्रूफ है, मैं हवा में नहीं बोल रहा। टोकन दिखाऊँ, इनका टोकन दिखाऊँ भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ला मेरा मोबाइल ला। ये जो टोकन बटना ना, टोकन, ये टोकन बांट रहे पैसा रैली के अंदर। 1 मिनट, ये लो, बिल्कुल सर। ये टोकन देखो ग्रुप के साथ। मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं करूंगा, और टोकन कौन किधर बांट रहा है, कैसा बांट रहा है, सब मालूम मेरे को। 2 मिनट भाई, आपका टाइम ले रहा हूँ। ले लो, आज जूम करके ऐसा टोकन बांटते लोग। प्रिंट ले लेंगे ना इसको। इसकी कॉपी दे दूंगा आपको। हाँ, प्रिंट लेंगे। ये जो बुरका पहन की औरत आती है, जो हमारी बहन है, इनको लालच देते हैं लोग। 1000 रुपया, बाकी को 300। ये जितनी गर्दी घूम रही है ना इनके साथ, सब पैसा लेके, कोई फ्री में नहीं है। टोकन का भी मैं आपको कॉपी दूंगा। सर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि 2-2 हज़ार औरतें अगर ये घूम रही हैं, तो इतना पैसा कौन फाइनेंस करने वाला है? क्या मानो, फैक्ट्री तो दुबई में इनकी है ना, दुबई में फैक्ट्री इनकी है। पता नहीं दुबई से पैसा आ रहा है कि यहाँ से कोई दे रहा है, विले पार्ले से, जो है ना लल्लुआ पार्क। लल्लुआ पार्क में है, उधर भी नोट अपने की कंपनी फैक्ट्री है उधर पे। एक आपने लल्लू भाई का पार्क का नाम लिया है। एक आज़ाद उम्मीदवार और उत्तर भारतीय से उम्मीदवार है भावन्ना कोशालकर ने, उन्होंने भी कहा कि अमित साटम और आरिफ मोइन, एक फारसी का होटल है जहाँ पे ये लोग बैठ के वहाँ मीटिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्र हैं ये, आरिफ मोइन का दत्तक पुत्र हैं अमित साटम जी के। इस पर क्या कहेंगे आप? खुली किताब है, सब पब्लिक को मालूम है, जो हर इंसान को मालूम है। एक आदमी एक बार इलेक्शन लड़ेगा, 2 बार लड़ेगा, 3 बार लड़ेगा, 4 बार लड़ेगा, कंटिन्यू लड़ेगा। अच्छा, इलेक्शन के पहले 1 साल पहले एक तूफान की तरह आता आदमी, 1 साल पहले तूफान की तरह तूफान मचा देता सिर्फ मुस्लिम बेल्ट में, और बाद में 5 साल गायब। क्यों? तुम नेता हो तो तुम पब्लिक में क्यों नहीं रहते हो? बाकी टाइम कहाँ चले जाते हो आप? आपने बहुत बड़ी बात की। 13 वार्ड है एक विधानसभा में, 13 वार्ड जाते है। नहीं है, जाते सिर्फ ही दो- नहीं है, हाँ, जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जा रहे भाई? अंधेरी जू गली के मुस्लिम वोट काटना है, इसलिए आपका कहना है हाँ। कि वो अंधेरी जू गली में ही घूमते हैं। सिर्फ अंधेरी डोंगर को काटना उसको काम दिया गया है, सिर्फ तो अंधेरी डोंगर जू गली के। मेरे को इसकी कितनी औकात है पता है? ये टाइम 2000, वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। उसको टारगेट दिया है कि तू खाली मुस्लिम बेल्ट संभाल ले, बाकी का जू जीबीडी स्कीम ये सब मैं संभाल लूँगा। काम बांटे दोनों भाई ने, एक भाई ये काम कर रहा है, एक भाई ये काम कर रहा है, काम बांट रहे। लेकिन मुसलमान बहुत चालाक है, बहुत चालाक, वो समझदार है। अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार अशोक भाई जादव 100 % आएंगे। और ये लोग मुझे कितना भी डरावे, कितने भी मेरे पे केस बनाने की कोशिश करे, मैं डरने वाला नहीं, मैं घर छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं कोई वांटेड भाग रहा नहीं किसी पुलिस। मैं इलेक्शन में प्रचार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा अधिकार है। अच्छा, आरिफ मोइन को इस बार MIM से टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आदमी होता तो खड़ा होता था, क्या पता सभी को। अच्छा इंसान होता, एक पार्टी के लिए जो काम करता, पार्टी का वफादार होता, और पार्टी ने जब समझ में आया उसके, वो खुद ही बोल रहा है कि पार्टी से ऊपर से टाइप हो गया है। तो जब पार्टी का टाइप हो, तेरे को समझदार आदमी को क्या चाहिए था? समझदार आदमी को ये चाहिए ना कि भाई ठीक है, पार्टी का निर्णय जो है मैं एक्सेप्ट करूँगा। इनको पार्टी की नहीं पड़ी है, इनको मुसलमान का वोट काटना था। जो पैसा लिया क्या करोगे? जिससे पैसा लिए अगर नहीं करेगा तो कल वो मारेगा, इनके खिलाफ जाएगा। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग ये काम कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा, जिस तरह से परसों से अमित साटम का एक ऑडियो भी घूम रहा है, वीडियो भी घूम रहा है, लात मारते हुए और पुलिस को गाली देते हुए ऑफिसर का, दोनों मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास दोनों हुए। एक वॉइस रिकॉर्डिंग में BMC ऑफिसर को गाली दे रहा है, और दूसरा एक मेरे पास भी है वो आया। हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये आमदार कैसा है? आया है, पहले मेरे पास भी आया है। वो एक ऑफिसर जी कोई थे जादव, पता नहीं कोई, तो गाली देते हुए और जू पे पुलिस वाले के सामने लात मारते हुए। जी, ऐसे बहुत सारे वीडियो है, गाली देते हुए, धमकाते हुए। तो क्या ये आमदार का काम है या शोभा? नहीं, आमदार का काम नहीं है, आमदार का नहीं, किसी का भी काम नहीं है।
कोई भी आदमी, कोई गरीब से गरीब भी होता है ना, गरीब से गरीब, उसको भी इज्जत देना पड़ेगा। और जब ये मस्जिद का इन्होंने काम चालू किया ना, आमदार कोई अपने फंड से नहीं करता है, पार्टी फंड होता है, हमारा इनकम टैक्स का पैसा होता है। मैं इनकम टैक्स भरता हूँ भाई साहब, हमारा पैसा है। ये जितनी मंदिर में पूछना, मैंने 2-2, 3-3 हज़ार फुट जगह बढ़ा के दिया हूँ। क्यों बढ़ा के दिया हूँ? ताकि हम रहवासी है, सबको मिलजुल कर रहना है। अमित साटम ने कभी भी आके जू गली डोंगर में विजिट नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तुम बताओ कौन सा पानी का नल, कौन सा बाथरूम, कौन सा ब्लॉक, कौन सा रोड, कौन सा काम उन्होंने किया? बताओ, एक काम बता दो, चलो एक काम बताओ उनका। अच्छा, सिर्फ उनको एक ही आदमी मांगता है, पैसे वाले, नोट, बंगलो, बिल्डर्स। और अमित साटम अगर ये डेवलप करना चाहते थे 10 साल में ये भी हो जाता था, ये काम बंद नहीं होता था। ये काम बंद जो पड़ा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और मेरे लेवल की बात ही नहीं है, इतनी बड़ी वजह है।